अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है। आप सब लोगों को भी मुबारक हो। खैर मुबारक जी। और इस तारीख के हवाले से कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने कुछ माह पहले ही इशारा दे दिया था। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम फरीद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने अगस्त में ही कह दिया था कि ये जो अगले इलेक्शन हैं ये फरवरी में 5 तारीख के 2 दिन आगे पीछे ही होंगे। और आप देख लें कि वही तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की है। आप इससे ही समझ जाएं कि इस वक्त मुल्क जो है वो राजा रियाज के कहने पे चल रहा है। वाह राजा साहब, आजकल तो आपकी गुड्डी उड़ रही है। हालांकि बसंत पे देखें पाबंदी है, फिर भी राजा साहब की गुड्डी उड़ रही है। वैसे ये तो बताइए राजा साहब, अगस्त में आपको कैसे इल्म था कि इलेक्शंस की ये तारीख होगी? देखें फरीद साहब, 3 शख्स ऐसे होते हैं जिनको पहले ही इशारा हो जाता है। अच्छा। एक नजूमी जी। दूसरा अंदर का बंदा, अच्छा, और तीसरा साईं। अब आप खुद समझ जाएं कि मैं इन तीनों में से कौन सा हो सकता हूं। वैसे शक्ल से तो आप राजा साहब साईं नहीं लगते। लो शाबाश है भाई, यानी असम्बलियां मैं तोड़ूं, निगरान वजीर आजम मैं बनवाऊं, इलेक्शन की तारीख का मैं बताऊं, अगला वजीर आजम इधर बैठे बैठे मैं बता सकता हूं कौन होगा, तो मैं कादा साईं रह गया फिर। ये तो वो वाला ही साईं हो गया ना जिसका तारफ कराते हैं ये साईं लोग हैं और इनके 14 बच्चे हैं। जिसके 14 बच्चे हैं वो कादा साईं रह गया। वो राजा साहब वो साईं होया ना जिन्हें अपना ही आस्थाना बना लिया। मेरा मतलब है कि अल्लाह के फजल से आप देखें कि जो बात राजा रियाज कहता है इस मुल्क में वही हो रहा होता है। अच्छा राजा साहब, आपके नजदीक अगली हुकूमत भी नून लीग की होगी? मेरे नजदीक ही नहीं, मेरे दूर भी नून लीग की हुकूमत होगी। हाँ जी, आप देख लीजिएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4थी मरतबा इंशाअल्लाह वजीर आजम बनेंगे। और आपको पिछली बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब आने से पहले मुझे उधर से फोन कर करके कहते थे राजा देखी किधरे रखवा न दई। और मैंने कहा नहीं मियां साहब, दिल बड़ा करके आए हैं, आप बब्बर शेर हैं। राजे ने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। मैं कोई शेख रशीद नहीं हूं जो हर दूसरे दिन अपनी पशीन गोई बदल लूं। जो एक बार कह दिया वो कह दिया। ये डायलॉग या अमिताभ बच्चन को सूट किया या राजा रियाज को सूट किया। मैंने कहा मियां साहब, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? और आप देखें जब वो आए हैं कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा उन्होंने किया है। जी जी। इतनी पब्लिक किसी भी जलसे में इकट्ठी नहीं हुई। मैं तो हर पार्टी के जलसे का मेंबर रहा हूँ। जी जी, उस बड़े जलसे के हवाले से आपने दावा किया है कि आप 3000 बंदा लेकर आए। हाँ जी हाँ जी, हर लीडर को नून लीग की इंतजामिया ने कहा था 500 बंदा लेके आए, मगर मैं 3000 बंदा लेके आया हूँ। मुझे तो सारा फैसलाबाद कहता था राजा चल जिथे जाना चल ले। फिर जब मैं इधर बंदे लेके आया हूँ तो मैंने फिर उनको हलवा पूड़ी चने और हलीम से और दूसरी स्वादी चीजों से खातर तवाजो की है। मेरे बंदे तो इतने खुश हुए थे, मुझे कह रहे थे राजा इस जलसे का टरू मरू नहीं होना। इतनी खातिर तवाजो पर इतने बंदे जमा होना तो फिर कोई अचंभे की बात नहीं है, इससे ज्यादा भी जमा हो सकते थे। और नहीं जी, खातर तवाजो सारे ही करते हैं, जो बीच में मोहब्बत होती है असल चीज तो वो होती है। क्या बात है राजा, वो तो दूसरे जलसे वाले भी खाते पिलाते हैं सबको, मगर ये बात नहीं है। वो तो जो अपने मेहमान होते हैं उनकी खातर तवाज़ो करनी हुई होती है। जी जी। मगर यहाँ पे आना मोहब्बत की बात है। लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए मेरे साथ आए। और वैसे भी मेहमान तो अपना रिस्क साथ लेके आता है राजा साहब। नहीं हो, कोई भी नहीं इसीलिए आया, मैं खुआया है।
असल बात यह है फरीद साहब के लोग बेचारे महंगाई से और बेरोजगारी से बड़े तंग आए हुए हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं या राजा रियाज है। वो तो सब कुछ ठीक है राजा साहब, मगर आपके हल्के वाले आपको इलेक्शन जितवा देंगे। ये तुम नहीं बोल रहे गोगे, ये तुम्हारे अंदर से हलवा पूड़ी और हलीम में सोने का दुख बोल रहा है। तुम तो फैसलाबाद के हो, मेरे हल्के में तो मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, इधर उधर दौड़ दौड़ गए हैं। क्या बात है। बल्कि मैं तो हल्के में निकलता हूँ तो आमान से मेरे मखालफीन कहते हैं राजा आ गया जे निकलो तो। इतने सख्त वो मुझसे डरे हुए। इंशाल्लाह बिला मुकाबला जीत के दिखाऊंगा। क्या बात है। अब वोट मैनू देना ही, अगों में दंद ना कटी जा। ओहो राजा साहब, हमेशा मैंने आपको वोट दिया है क्योंकि मैं आपकी दिलेरी को पसंद करता हूँ। मेहरबानी। दिलेर तो है राजा साहब, पीटीआई छोड़ते ही पीटीआई के खिलाफ बोलने लगे। और भाई हटा लिया। मैं अल्लाह के फजल से इमरान खान के सामने भी जब वो मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा था, मैं उसके सामने सच बोलता था। मैं कहता था आपको इंतकाम की सियासत नहीं करनी चाहिए। अरे वाह। और मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये जिस तरह हट धर्म और जिद्दी आदमी है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए तो फिर मैंने पीटीआई छोड़ दी थी। अच्छा, इस वास्ते छड्डी सी होया हो, और मुझे को गरम तो नहीं थी लग रही जो छोड़ दी। राजा साहब, आप तो पीटीआई में रहते हुए अपोजिशन बेंचों पर बैठ गए थे जाके। इसीलिए कि वो इंतकामी सियासत से बाज ही नहीं आ रहा था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि तरीके इंसाफ को गंदा मत करो, मगर उस वक्त वो बड़ा मगरूरिया गया हुआ था। अब देखे ना क्या नतीजा निकला, अब उससे कोई बात करने को तैयार नहीं है। जिसने राजे रियाज की बात नहीं सुनी वो फिर खजल ही हुआ है। अक्लमंद होने के लिए जरूरी नहीं होता कि बंदे का मुंह भी अक्लमंदों वाला हो। कई सादी शक्ल सूरत वाले भी अक्लमंद होते हैं। लोग तो कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल आती है। मैंने तो 2-2 किलो खाए हैं, मुझे तो नहीं बादामों से अकल आई। अकल आती है ठोकरें खाने से। और राजे रियाज से ज्यादा सियासत में किसने ठोकरें खाई हुई? क्या कहने राजा। क्योंकि वो बंदा फिर ठोकरें ही खाता है जो किसी की सुनता नहीं है। गलत बात हम सुनते नहीं है और सच मुंह पे कहते हैं, फिर ठोकरें तो मुकद्दर बनती। राजा साहब, तुसी कहंदे हो ठोकरां खाण नाल अकल आंदी है। आ ठोकर न्याज बेक के मेरा दोस्त है, बहुत बेवकूफ है। अब वो तो इलाके का नाम है, ये तो नहीं होता कि इलाके के नाम से बंदा ठोकरें खानी शुरू कर दे। अच्छा राजा साहब, पूछना मैं ये चाह रहा था कि आप ये कहते हैं कि अगला वजीर आजम मियां नवाज शरीफ होंगे, मगर जरदारी साहब कहते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने नहीं देंगे। अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा। चले इलेक्शन भी आया खलोता है, ए घोड़ा ते ए घोड़े दा मैदान नहीं। ये मिसाल ना रखे, जरदारी साहब ने तो घोड़े रखे हुए। चलो फिर है कर लो, नसदे नु वाण इको जिहा। और नहीं यार, मेरे को नसिया भी नहीं जाता। चलो तेल वेख, तेल दी धार वेख, है कर लो। है ठीक है, जित गए तो फिर तेल च पकौड़े भी तल लांगे। देखें बात यह है फरीद साहब कि मैं असल में जरदारी साहब से उलझना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि वो मेरे एक्स लीडर हैं। उन्होंने जो कहा है ठीक है, वो अपनी जगह कह रहे हैं ठीक है, मगर मैं कह रहा हूं कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी बनेंगे। ये राजे रियाज के मुंह से निकल गया है। अव्वल तो राजे रियाज के मुंह में जो चला जाए वो निकलता नहीं है, और अगर कुछ निकले तो उसका मतलब है वो सच है। क्या बात है जी फरीद साहब, हमारे फैसलाबाद का हर आदमी कहता कि राजा रियाज साहब सच्चे आदमी है। गोगे एक बार फिर पता कर ला, तू भी महल्ले च जाना हुंदा है। गौरी साहब, आप जितनी मर्जी जुगते कर लें, मगर इंशाल्लाह तारीख लिखेगी कि सच बोलने में पेश पेश या हबीब जालिब थे
यार राजा रियाज। वाह 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 जी भुट्टो। और नहीं अब मैं अब नून लीग में हूँ। और नहीं जी मैं हबीब जालम साहब की वजह ना क्या है। राजा साहब बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ये खबर देखी है आपने? क्या छप गया है? मैं बताता हूं आपको, 51 साबिक अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस और MNA हॉस्टल का उन्होंने किराया नहीं दिया, और आप खुद भी 1,08,000 रुपए के मकरूज हैं उनके। ओए, राजा साहब भी मकरूज ने? जी जी बोल दे ते एडा उच्ची ने जिवें इन्होंने किसी का टका नहीं देना। और ये थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो चलता ही रहता है। किसी दिन 4 प्लेटें वध खा ली होंगी, या फैसलाबाद से गोगे जैसा को मेहमान आ गया होगा। ऐसी कौन सी बात है, हम उनके मुस्तकिल गाहक हैं, दे देंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं, हमने कौन सा जाके स्क्रैप का काम शुरू कर लेना। हम भी उधर ही हैं और वो भी उधर ही हैं, एवं लिस्टें जारी कर रहे हैं। राजा साहब ये खतरनाक बात है, आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले आपको यह अदायगी करनी पड़ेगी और NOC लेना पड़ेगा। अच्छा जी, वरना आप आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वो तो कर देते हैं पे, ऐसी कौन सी बात है। कितने हैं टोटल? 1,08,000। 1,08,000? जी जी। गोगे तेरे कोल किन्ने ने? मैं आज ही बिजली का बिल जमा कराया 32,000 जी। कल करा लेना सी, तुम ही आज ही बिल जमा कराना सी। ये बिजली के बिल की वजह से ये इधर का बिल नहीं दे पाए। अच्छा, जुल्म बड़ा हो रहा है। ये फरीद साहब आप देखें कि किस तरह आवाम रो रही है। अगर बड़े बड़े लीडरों के ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं तो गरीब आवाम का क्या हाल होगा। मैंने तो बिल भी अभी तक इसलिए पे नहीं किया कि इन लोगों को पता चले कि क्या हालत हुई है, वरना इतना बिल तो बंदा चलो कर करा के दे ही देता है। जी जी। आप देखें ना जरा, गरीब आदमी किस तरह बिल दे रहा है। अगर पार्लियामेंट लॉजिस के लीडरों ने बिल नहीं दिए, माड़ा बंदा तो फिर बेचारा मर गया ना था। इनको चाहिए बिजली पेट्रोल के साथ साथ पार्लियामेंट के कैंटीनों को भी सस्ता करें। जी जी, पार्लियामेंट के कैंटीन को आप लोगों के लिए मुफ्ती कर देना चाहिए। पहले इतनी सस्ती रोटी वहां मिलती है, अब कितना सस्ता करें राजा साहब? सस्ती रोटी नाल 1,08,000 बन गए। हाँ जी यार मैनू पता ही नहीं लगा, इना खा गया मैं। की करते पे हो राजा साहब? 1,08,000 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਮੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। और मुझे नहीं पसंद ये बंद मक्खन। फिर मेरा ख्याल है केचप का बन गया होगा। ये हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एग्जैक्टली बहुत धुआं निकलता है इनकी फैक्ट्री से। और नहीं भाई, धुआं जो मेरी फैक्ट्री से निकलता है वो तो सीधा आसमान की तरफ जाता है। मैंने कौन सा धुएं से बट्टे बांधे होते हैं जो नीचे रह जाता है। जी भाई साहब, खबर पढ़ी है आपने? कौन सी खबर जनाब? खबर यह है कि लाहौर में 62 फैक्ट्रियां स्मॉग या फजाई आलूदगी फैलाने का सबब है। ओहो। और ये फैक्ट्रियां ईंधन के तौर पे प्लास्टिक वेस्ट, रबड़, टायर और दीगर माहौल दुश्मन अशिया ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं। तो आपने मुझे क्यों बुला लिया? आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी फैक्ट्री इन 62 फैक्ट्रियों में से एक है। नहीं सर, मेरी फैक्ट्री फजाई आलूदगी का बाइस नहीं बन रही। कैसी आप बात कर रहे हैं? मोहल्ले के 2 लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो आपके फैक्ट्री के निकलने वाले धुएं से मुतासिर हैं। एग्जैक्टली बहुत धुआं निकलता है इनकी फैक्ट्री से। और नहीं भाई, धुआं जो मेरी फैक्ट्री से निकलता है वो तो सीधा आसमान की तरफ जाता है। मैंने कौन सा धुएं से बट्टे बांधे होते हैं जो नीचे रह जाता है। या मेरा धुआं कोई गैसी गुब्बारा नहीं है जो दूसरे दिन ठुस होके नीचे आ जाए। मेरा धुआं तो सीधा ऊपर चला जाता है। ओ भाईजान, आपको लगता है कि आपका धुआं ऊपर जाता है? ऊपर फजा में फैल जाता है। फजा खराब कर दी आप लोगों ने, जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने, सांस लेना मुश्किल कर दिया आपने। आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ के स्विट्जरलैंड चला जाऊं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारे एतराजात धुएं को करने चाहिए।
दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, आप इससे भी मोहब्बत नहीं करते, और आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आप उसके भी दुश्मन हैं। सर क्या बात करते हैं आप यहाँ पे, यानी एक तो आप फजाई आलूदगी फैलाने के जिम्मेदार हैं। हाँ जी। यानी माहौल दुश्मन अशिया को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करे, और वो क्यों ना छोड़े। हाँ। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 22,000 लोग इसी माहौलियाती आलूदगी की वजह से जाँ बहक हो जाते हैं। यू आर राइट, यू आर राइट। फरीद साहब, हम इस धुएं से इतना तंग हैं, जब मैं गांव में रहता था तो मेरा चेहरा गोल्डन सेब की तरह सुर्ख था। ओ भाईजान, या गोल्डन कहे या सुर्ख कहे, लगता है आपने सेब कभी खाया नहीं। अब देखिए जरा क्या फजूल मिसाल दे रहे हैं, सेब की तरह सुर्ख था। आप इतना अगर कह लें कि कटे हुए धुआने की तरह सुर्ख था तो हम मान लें। और भाईजान छोड़ दें आप फ्रूट के साइज को, आप अपनी फैक्ट्रियों को आबादियों से दूर क्यों नहीं लेके जाते? यार बात यह है कि हमने जहां पे फैक्ट्री डाली उस वक्त वहां इर्द गिर्द बिल्कुल सन्नाटा था, खाली जगह थी। अब वहां पे ये लोग आके बसना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता मकान बन गए, हमारा वहां पे कारोबार चल रहा है, हम कहां ले जाएं फैक्ट्रियों को? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। दुनिया भर में ऐसा होता है कि अगर फैक्ट्री के इर्द गिर्द आबादी हो जाती है तो फिर दो काम होते हैं, या तो आप धुएं का इंतजाम करें कि ऐसे ईंधन को इस्तेमाल ना करें कि जब आपकी फैक्ट्री से धुआं निकले तो वो फिजा को आलूदा करें, या फिर आप अपनी फैक्ट्री को ऐसी जगह पे ले जाएं जहां आबादी ना हो। सही। हद हो गई, आपने तो मेरी फैक्ट्री के धुएं को दहशतगर्दी पेंट कर दिया है। सर ये दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फरीद साहब, ये मीठा जहर है स्मोक। जी हाँ। पता भी नहीं चलता इंसान को कितनी बीमारियां लग जाती हैं। और मेरा तो स्किन का मसला है शुरू से, मैं बहुत परेशान हूं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कभी सेठ साहब की फैक्ट्री के पास आके देखें, इनकी चिमनी से जो धुआं उठता है, आपको पता लग जाएगा कि इन पे वाकई जुल्म हुआ है। ओ यार, मेरे फैक्ट्री की चिमनी से धुआं उठता है तो ये क्या चिमनी के मुंह पे मुंह रख के बैठे होते हैं? अब भाईजान, आपके धुएं की वजह से पूरा इलाका बीमार हो गया है। मेरी बीवी को सांस की तकलीफ हो गई है। अच्छा भला उसने एमफिल किया हुआ है, अब अपनी ऑक्सीजन फिल करने के लिए साथ छोटा सिलेंडर लेके फिरती है। लो, उस बड़े सिलेंडर ने छोटा सिलेंडर भी हम पे डाल दिया। कुछ शर्म करें, कुछ शर्म करें सर। थोड़ा सा जरा खामोश रहे। मैं इनसे भी बात कर लूं, ये महकमा माहौलियात के अफसर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं जनाब स्मोक को कंट्रोल करने के लिए? ओ, ये माहौलियात के अफसर हैं? जी, ये माहौलियात के अफसर हैं जिन्हें आप पहचान नहीं रहे, इन्हें आप मंथली देते हैं। फरीद साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। जी, ईमानदार ऑफिसर हैं, तनख्वाह 1 लाख से भी कम लेते हैं और एक केनाल की कोठी में रहते हैं। नहीं, मैं एक सख्त ऑफिसर हूँ, सख्त। यकीन कीजिएगा, कोई मेरे सामने सिगरेट भी पिए तो मैं उसका धुआं भी कैच करके जेब में डाल लेता हूँ। 2-3 दफा मैंने भी देखा है इनकी उंगली सड़ी है। आप तो इनको जानते नहीं है, आपको कैसे मालूम इनकी उंगली सड़ी है? नहीं, मैं इनको नहीं जानता जी, मगर मैं इनकी उंगलियों को जानता हूँ। जी, उन उंगलियों को आप जानते हैं जिनमें आप हर माह नोट थमाते हैं। नहीं, फरीद साहब, आप गलत कह रहे हैं। देखिए, टेलीविजन पर बैठकर आप ऐसी बात मेरे मुतालिक फिलहाल ना करें। ऑफिसर साहब, फजाई माहौल ठीक करें भाई, मत खेले हमारी जिंदगियों से। आप उसको ठीक करें। मैं जब भी उस मोहल्ले में गया हूँ, इसके दुकान के आगे कूड़ा जलाया इस शख्स ने। ओ भाई, और सड़क साफ करने के लिए इतना सा कूड़ा मैंने जला दिया, वो जुर्म बन गया। बहुत अच्छे, आपके हाथ में इतना सा लग रहा है भाई, वो इतना कूड़ा है, इतना। यार गलत आप भी कर रहे हैं, गलत वो भी कर रहे हैं। आप सड़क साफ करने के लिए इतना सा जो कूड़ा जला रहे हैं, उससे आप पूरी फिजा को आलूदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं फिजा को। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये फैक्ट्री वाले भी बात नहीं आते हैं और ये शहरी भी बराबर के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक महकमा माहौलियात के चंद अफसरान और कुछ इंतजामिया के अफसरान 62 फैक्ट्रियों से 30 से 60 हजार रुपए मंथली ले रहे हैं। फरीद साहब, इस फिजाई आलूदगी में सिर्फ हम ही लपेट में नहीं आए, हमसाया मुल्क भी आया हुआ है। और जनाब, आप मोटरसाइकिल पे आया करते थे हमारे इलाके में, अब मेरी दुकान के पास गाड़ी खड़ी करके जाते हैं आप इनकी फैक्ट्री की तरफ। अंकल अंकल
वो 7 हिस्से पा के हलाल होने वाले जानवर उन्होंने चिट्टियां मुछा वे के अंकल ही कहता है। और क्या इस जालिम शख्स को डैडी कह दूं? और मैं आपकी स्किन की वजह से एफर्ट कर रहा हूं, आप मेरे साथ से सीधे हो गए हो। और कितना बुरा लगा आपके मुंह से एफर्ट। आपने जो कूड़ा जलाया आप भी कसूरवार है, मारा तो मैं जा रहा हूं जो असूलों के साथ जीता हूं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। हमारे माशरे में इक्का दुक्का बाअसूल आदमी रह गया है जो उसका जीना महाल है। हाँ जी। और आपको मैं एक बात बताऊं, दी गार्जियन की एक रिपोर्ट है जी जी जो तहकीक सामने आई है, उसके मुताबिक आलूदा हवा में सांस लेने से खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। और इसकी वजह से टाइप 2 ज़ियादतीज़ के वाकयात में इजाफा होता है। ओ भाई जी इतनी जालम बीमारियां ना सुनाएं, मैं अपनी कपड़े की फैक्ट्री बंद कर देता हूं, आप अखबारों के सूट सिला लिया करें। नहीं, आप फैक्ट्री बंद ना करें, मैं हूं ना। और आपने क्या फैक्ट्री बंद करनी है? लाहौर हाई कोर्ट ने फजाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म दे दिया है। देखा, मैंने आपको कहा था ना। जी बिल्कुल बंद होना चाहिए ये खौफनाक धंधा मोहल्लों से। हाँ। हर दूसरे दिन मैं बीमार पड़ जाता हूँ, हाय। खांसी होनी शुरू हो जाती है, दुकान मेरी बंद हो जाती है, बड़ा बेटा काम पे नहीं जाता, छोटा बेटा भी घर लेटा रहता है। ओ भाई जी फजाई आलूदगी का बताना है, अपनी फैमिली का हड्रामी का नहीं बताना। वैसे मैं हैरान हूं फरीद साहब, ये गवर्नमेंट का या मीडिया का या सोशल मीडिया का एक तरफ ध्यान पड़ता है, फिर उसी को चटू में डाल के कुटना शुरू कर देते हैं। भाई खुदा के वास्ते 62 फैक्ट्रियों की तरफ आपका ध्यान पड़ गया है, जो सड़कों के ऊपर धुआं फैला हुआ है, जो ट्रैफिक की वजह से धुआं है, गाड़ियों की वजह से धुआं है, जो किसान अपनी फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, जो घरों में बेपनाह ऐसी चीजें जलाई जाती हैं जिससे स्मोक पैदा होती है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। जो फैक्ट्रियों वाले हैं अब वो हथे चढ़े हुए, चलो ठीक है जी। सर अपने अपने हिस्से का काम सबने करना होगा। हाँ जी। उनके ऊपर भी हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, लेकिन आप तो अपने हिस्से का काम करें। आपने भी इसी फिजा में ही सांस लेनी है, आपने कोई बाहर से सिलेंडर मंगवा के उससे नहीं सांस लेनी है। और फरीद साहब सुबह सुबह स्मोक का बहुत जोर होता है, नीचे आ जाती है सुबह सुबह। मुझे बच्चों का ख्याल आता है जो सुबह सुबह उठ के जाते हैं स्कूल। मैं तो 10 बजे उठता हूँ। बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि पापा आपके दौर में भी स्मोक होती थी? हाँ। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो उस टाइम भी 10 बजे उठता था। इसलिए हम गरीब हैं, तुम पढ़ लिख के गुर्बत को भी दूर करोगे और स्मोक को भी दूर करोगे। ये बात तो आपकी ठीक है कि तालीम से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग भी ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि हैरानगी होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी फैक्ट्री में जो सबसे पढ़ा लिखा मुलाजिम है मेरा, मुझे उसी ने मशवरा दिया कि हुजूर खुदा के लिए गैस की जगह कचरा जला के गुजारा करें, प्रोडक्शन में बड़ा फर्क पड़ जाता है। वो ये सब कुछ आपको खुश करने के लिए कहता है। हाँ। आपकी चापलूसी करता है, अपनी तनख्वाह बरकरार रखने के लिए आपको ये मशवरे देता है। हाँ आपको शर्म आनी चाहिए। खुद तो अक्ल शऊर रखते हैं, अपनी सोच के मुताबिक फैसला करें। हाँ। ये मैं सिर्फ आपकी वजह से गंदा हो रहा हूँ। ना मेरी वजह से क्या गंदे हो रहे हो? आप अगर पहले दिन ही सख्ती करते, अपना काम ईमानदारी से करते, तो मैं आज इस तरह बैठ के जलील ना हो रहा होता। फरीद साहब हर दूसरे दिन आ जाता है, आपका खान सामा गजरेला बहुत अच्छा बनाता है। इसके गजरेले ने मुझे शर्मिंदा करा दिया। आप तो सिर्फ शर्मिंदा हो रहे हैं ना, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक तो है ना सिडनी, दूसरा कौन सा शहर है? मेलबर्न। मेलबर्न। देखो यार ईमान से गौरियर थैला बहुत इंटेलिजेंट है, या इंटेलिजेंट है या आवारा बहुत है। अच्छा जी, किसी वक्त अच्छी खबर कोई आ जाती है तो सुन के बहुत खुशी होती है। जी जी जी। अब देखें, चिड़ियाघर के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आई है। कम से कम अपनी जिंदगी में तो ये अच्छी खबर सुनने को मिली है हमें कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया है। वाह। अच्छा। जी, और जानवरों की रिहाइश के लिए जदीद बंदोबस्त किया जा रहा है।
हाँ, देखो जी जानवर जो है उसने बेचारे ने खुद तो कहना नहीं कि भाई जी मेरी पिछली कंध चो पानी आन दे। इसलिए पूरी दुनिया में ऐसा है कि जानवरों के साथ प्यार किया जाता है। जी बिल्कुल। हमने तो गोरों को ऐसा देखा, अब तो सोशल मीडिया पे बेपनाह वीडियोस पड़ी हुई। हाँ जी बिल्कुल। कि गोरा जो है या दूसरे ममालिक कई ऐसे हैं, कई मुआशरे ऐसे हैं जहाँ पे अपने से ज्यादा जानवरों का ख्याल किया जाता है। सही। उनके खाने पीने का, उनके रहने सहने का, हाँ जी। उनके साथ इतनी मोहब्बत की जाती है कि हैरान कुल मनाजर नजर आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ऑस्ट्रेलिया में अपना उधर, एक तो है ना सिडनी, दूसरा कौन सा शहर है? मेलबर्न। देखो यार ईमान से गौरियर थैला बहुत इंटेलिजेंट है, या इंटेलिजेंट है या आवारा बहुत यार इनकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, मेलबर्न मुझे याद है, वहां पे एक जगह पे हम गए हुए थे दोस्त मिलके जी। तो हम बैठे हुए थे, को टिकट लेके हमने को जाना था वो गार के अंदर कहीं जगह। अच्छा। तो बाहर वो एक टी स्टॉल सा था, उधर बैठ के चाय पीना शुरू हुए। इतना कीमती और महंगा तोता पैरट, अच्छा, वो आके ऐसे सामने मेज पे बैठ गया और वो चीनी खानी शुरू हो गया। और उधर के दोस्तों ने, वो कामरान हमारा भाई है, उसने फौरन कह दिया कि इसको बिल्कुल ना छेड़ना। हम देख रहे हैं उसे बड़े मजे से, वो आहिस्ता आहिस्ता वो कामरान ने उसे ऐसे हाथ आगे किया, वो उसके हाथ पे बैठ गया, उसको ऐसे खिलाने लग गया। मैंने कहा यार ये को पालतू है? कहते बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तोतों को ये पता है, पैरट्स को या परिंदों को, कोई भी जानवर हो उसको ये पता है कि ये इंसान मेरे दोस्त हैं, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। ये खूबसूरत बात है। देखो ना, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਲਾਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਰੋੜਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? यार यही तो बात है ना कि उसके अंदर खौफ है, इसलिए वो पत्थर मारने से पहले वो काटने को दौड़ता है। भाईजान ये तो हम अगर दोस्ती शुरू करेंगे तो जानवर भी हमारे साथ दोस्ती करेंगे। यार बब्बर शेर जिन्होंने रखे हुए हैं घरों में, उनको इसीलिए नहीं ना काटते कि उनको पता है ये मेरे साथ प्यार कर रहा है, ये मेरा फ्रेंड है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। सो यहाँ पे आदत ये है ही नहीं, इसलिए ना ही किसी ने चिड़ियाघर की तरफ तवज्जो दी। अब शुक्र है उनकी रिहायशें ठीक ठूक करने लगे हैं। मुझे भी ये खबर जब मालूम हुई तो मैं चला गया चिड़ियाघर, मैंने कहा ये मुबारक मुबारक दे जाके उधर सारे जियों को। क्या कहना था उनका? मैं कहता हूँ जी कि इस तरह खुश थे। मैं सब तो पहले तो बांदरों की तरफ गया ना, उन्होंने देख के मुझे लुडियां डालनी शुरू कर दी, चाचा ये मौजा लग गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता भाई जी नवा मकान तमीर होने लगा हमारा। पहले चिप्स पई सी, उन्टेला पैरियां ने। मैं कहता जी इतने खुश बांदर, उन्होंने कहा हजूर पुरानियां पींगा झूठ झूठ के असी ते लकों रह गए सा। और शुक्र है सुनिया कि इथे रोलर कोस्टर लगन लगा। मैं क्या आपको रोलर कोस्टर? कहता कह रहे हैं जदीद बना रहे हैं तो रोलर कोस्टर तो लगाएंगे। ऊपर से सुना 5 अरब रुपया लगा रहे हैं, अपनी रिहायशा ते ना ठेकेदार ला लेन, सानू इथे रोलर कोस्टर ला के दे। फिर मैंने समझाया, मैं कहा इन्ने शौक ना हो, चलो पींगा दी थां ते तुहानू को होर जरा घुमण वाला भी पंगूड़ा दे देते। रोलर कोस्टर ते हले पूरे पाकिस्तान च किधरे नहीं लगा। उसके बाद भाई जी मैं जब शेर की तरफ गया हूं तो उसने पूरे दांत निकाल के बड़क मारी है। अब मैं क्या चाचा शेर सुना? कहता नवा कमरा बन रहा है। कहता यार ये अपने प्रोग्राम में कहना मुझे यहाँ पे बड़ी LCD भी लगवा दे। खैर है, कहता यार जियोग्राफिक चैनल देख लिया करेंगे, उंज ते सानू रिश्तेदारां नाल मिलन ते पाबंदी है, चलो बंदा अपने जी स्क्रीन ते ही वेख लेंदा। क्या कहना, वाह वाह। मैंने कल लगवा के देते हैं आपको बड़ी स्क्रीन। उधर से मैं दरियाई घोड़े के पास पहुंचा हूं, जब तो खुशकी पे बेचारा खलोता हुआ था दरख्त के थल्ले। मैं कहा भाजी खैर है? कहता भाई जी उधर मजदूर लगे ने। मैं कहा अच्छा जी। कहता नवा स्विमिंग पूल बनने लगा है। मैं कहा अच्छा जी। कहता बाहर उन्होंने कहना कि ठंडे गर्म पानी का बंदोबस्त भी कर। मैं कहा तुहानू भी ठंडा गर्म चाहिए? कहता अगो सिर्फ तुहानू ही चाहिए? ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾਨੇ।
और सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी ले रहे हैं ना मरम्मत में और अपना जिद्दत में, वो चाचा रिच और भाभी रिचड़ी। उनके पास मैं जब पहुंचा हूँ, चाचा रिच के मुंह पे कोई ऐसी स्माइल तो नहीं थी, मगर बेचारा संजीदा और गहरी गुफ्तगू कर रहा था। अपना ये सुनिया कि थे मरम्मत दा काम शुरू करन लगे ने, कंस्ट्रक्शन दा। ते चाची तेरी ने मैनू पहले ही कह के दिता है कि इत्थे जे बेपर्दगी हुई तो मैं सने मिस्त्री तेनू भी इथों कट देना। मैं कहा जी कादी बेपर्दगी? सुन ते लै, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਚਾਚੇ ਰਿਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ कि मैनू की बेहोशी वाला टीका लाना जी, मैं तो पहले ही अद्धा बेहोश फिरन दी। ते दूजी टेंशन तेरी चाची दी आंदी है, पहले तेनू बेहोश करन मैनू बाद चो करन। अच्छा ये ना होवे मैनू बेहोश कर देन ते तू किसी होर रिछणी नाल निकल जा। पहले मैं तेनू टीका लवावांगी, जदों तू बेहोश हो के थल्ले डिग पेगा ते फिर मैं बांगे करांगा। और अगर डॉक्टर ने कोई वड्डा टीका लाने की कोशिश की थी ते मैं उन्होंने मुंह ते कह देना, छड़ मेरी बीड़ी ना मरोड़। उतो जीजी पुत्र इन्हों को समझा कि जरूर इन्हें सानू बेहोशी वाले टीके ला के खड़ना किधरे। होश खड़न असी किसी नू की कहना है? बंद गड्डियां च सानू बहा लैणगे, अगर सलाखां वालियां गड्डियां च ते असी की कह लेना यार किसी नू। मगर चलो सलाखां फड़ के थोड़ी देर माल रोड ते वेख लवांगे यार। बड़ी देर हो गई है चेयरिंग क्रास हल गया। एक दौर हुंदा सी करी उथों लंघदे दही भल्ले भी खाते सन। अजकल हो रहे उथे लगदियां ने रेड़ियां कोई नहीं लगदियां ने चाचा जी, लगदियां ने। अच्छा जी, हां जी लगदियां ने। फिर यार खुदा दा वास्ता जी इन्हां नूं कहो बेहोशी वाले टीके ना लाण, सानू जेल वालियां गड्डियां च लै जाण, थोड़ी देर वास्ते चेयरिंग क्रास दही भल्ले वालियां कोल जरूर खड़ो, उधर एक प्लेट सूत्र के निकल जाएंगे बस। हुण ते टिक्कियां भी बनदियां ने जी। ओए आहो ते सारियां तू खा जाना है, सानू वो शायद दस जिहड़ी तेरे कोलों बच जाती है। और दूसरी बात ये है बेटे कि जब हमें यहाँ से शिफ्ट करें तो हमारी जो नई रिहाइशगाह है उसकी लोकेशन जरूर हमें सेंड कर। हम चाहते हैं कि हम रास्ते में अपनी पिन लोकेशन ऑन करके जाएं। ये ना हो कि सानू किसी होर घर दी फोटो वहा के ते किसी होर घर च ले जाए। हम लोकेशन ऑन करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम ठीक जा रहे हैं। उसके बाद मैं अगले पिंजरे में गया हूं तो मगरमच्छ भी बेचारा तुप्पे लेटा हुआ था। अच्छा कहता गल सुन ये यार ये मगरमच्छ करता है हंसो ना, मैं तो पागल नहीं हूं जो ऐसे करो। पुत्र मैंने सुना है कि मुझे नवा स्विमिंग पूल बना के दे रहे हैं। वाह मगरमच्छ, इनसे कहना खुदा के वास्ते उसमें ग्लेसिस टाइल न लगाएं, मैट टाइल लगवाएं, फिर मुझे चलते हुए फिसलन महसूस होती है। और पुत्र दूसरी बात ये है कि इनसे कहो मेरा स्विमिंग पूल थोड़ा सा और चौड़ा कर दे, मेरी पूंछ साइडों पे लग लग के टेढ़ी हो गई। ये कोई कुत्ते की पूंछ नहीं है जो सीधी नहीं हो सकती। ये मेरा सुनिया, मेरा मैसेज गवर्नमेंट को जरूर देना।
नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जहाज डालने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के बुए के जाके किया। अच्छा यार, मैं हैरान होता हूँ ये सोच के, बल्कि बड़ा हंसता भी हूँ कि कई ऐसी चीजें हैं हमारी अब रोजमर्रा की इस्तेमाल की, जी जी, जिनके मुतालिक शुरू में ये कहा गया, या जब उसकी इजाद के लिए कोई लगा हुआ था तो कहा गया कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये हमें बेवकूफी कर रहे हैं ऐसी बात करके, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मगर फिर बाद में वो ऐसा हुआ कि इंसान की जिंदगी उसके बगैर नामुमकिन हो गई। मगर शुरू में उसके मुतालिक बेशुमार तगड़े लोगों ने पशीन गोइयां की कि ये ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि 120 साल पहले, सिर्फ 120 साल पहले, दुनिया का मशहूर तरीन अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने लिख दिया था कि ये जो उड़ने वाली मशीन है जहाज के मुताबिक, चूंकि वो राइट बरादरान जो हैं वो उस पर कोशिशें कर रहे थे कि उसको उड़ाया जा सके, तो उसने तमस्खर सा उड़ाया और साथ ये कहा कि ये जो उड़ने वाली मशीन है ये 10 लाख साल से लेके 1 करोड़ साल तक भी ये मुमकिन नहीं है कि ये उड़े। बताएं। यानी उसका मतलब ये था कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई मशीन ऐसी उड़ना शुरू हो जाए। मगर आप सुन के ये हैरान होंगे कि ये खबर जो लगाई थी न्यूयॉर्क टाइम ने, ये अक्टूबर 1903 में लगी थी। अच्छा। और ठीक 6 हफ्ते बाद, यानी कि 17 दिसंबर मेरा ख्याल है डेट है, 17 दिसंबर 1903, उसी साल ठीक 6 हफ्ते बाद उन्होंने जहाज डाल लिया। राइट बरादरान ने जहाज डालने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के बुए के जाके किया। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बबलियां मारी होंगी, मैं कहता हूं उन्होंने। और ये वो न्यूयॉर्क टाइम्स है जो आज का मोतबर अखबार समझा जाता है। जी जी, उस वक्त भी मोतबर था, उस वक्त कौन सा उसने किसी के पैसे देने थे, मगर उन्होंने बड़क मार दी कि ये हो ही नहीं सकता। तो 6 हफ्ते बाद राइट बरादरान ने किया कि ओ डंडे, और देखें फिर के वो ऐसा उड़ा है कि इस वक्त लाखों इंसान जहाज में होते हैं हवाओं में। आप कभी वो मैप देख लें, अब तो वो एप्लीकेशंस हैं उसमें साफ नजर आ रहा होता है, वो ऐसे लगता है कि कोई शहद की मक्खियों का छत्ता उड़ गया है, जाल बिछा हुआ, इतना जहाज होता है हवा में, फिजा में इतना जहाज होता है। फिर आप देखें कि मशहूर साइंसदान लॉर्ड कैल्विन जो था, उसने 1897 में ये कहा कि रेडियो का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और ये जो एक्स-रेज हैं, एक्सरे मशीन जिससे हम एक्सरे अब उतरवा लेते हैं, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब आप देखें कि एक्सरे के बगैर कोई भी मेडिकल सेंटर नामुकम्मल है। डॉक्टर कहता ही सबसे पहले जाओ एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा के आओ। मैं कहना जी जेडे बंदियां दी फोटोआं खींचते हैं उन्होंने भी एक्सरे मशीनां ला लईयां। उन्हें क्या बड़ा बार दा मुंह खिंचिया दी अंदर दी फोटो लो। फिर मशहूर इजादात करने वाले साइंसदान ली डी फॉरेस्ट, उसने 1926 में कहा कि टेलीविजन बनाना जो है, ये टेलीविजन जो है ये बनाना टेक्निकली मुमकिन है, मगर मैं आपको कहता हूं कि ये तजारती तौर पे ठीक नहीं है, ये कामयाब नहीं हो सकता, मुनाफे बख्श नहीं रहेगा, मतलब मुनाफा बख्श बिकेगा ही नहीं, ये एक फजूल सी चीज है, कौन इसको देखता रहेगा। अमेरिकन के पास इतना टाइम नहीं है कि इस डब्बे के सामने बैठे रहे। फिर फॉक्स फिल्म स्टूडियो के जो बानी थे डेरिल जेनिक, उन्होंने भी कहा कि ये टेलीविजन जो है ये एक लकड़ी का डब्बा, ये इंसान को इतनी देर नहीं रोक सकता, बोर हो जाएगा इंसान इसे देखकर थोड़ी देर में, चंद लम्हे बैठेगा फिर बोर हो जाएगा और चला जाएगा, ये कामयाब नहीं है। अब आप देखो 80% लोग जो हैं वो टेलीविजन देख के तो घर सोते हैं। 80% लोग टेलीविजन देखते हैं।
बिल्कुल। देखो ना जरा, और खवातीन तो बहुत ज्यादा देखती हैं क्योंकि उसमें खामद को काबू करने के तरीके भी बताए जाते हैं। हाँ, ड्रामों में यही होता है ना, सस को खामद को कैसे काबू किया जाए। और अब वो धड़ाधड़ देखा जा रहा है, जिसके मुतालिक इतने इतने बड़े लोगों ने ये कह दिया कि ये देखो ना, फॉक्स फिल्म स्टूडियो का बानी ये डैरल ज़ैनिक, इसका स्क्रीन के हवाले से, यानी फिल्म के हवाले से, स्टूडियो के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल जी, उसने भी ये कह दिया कि ये फ्लॉप है। ले भाई, तू फ्लॉप करा ले। और आज हर घर में टीवी है। मैं कहता हूँ जी, हर घर में टीवी है और उसको देखते हैं लोग, चूंकि उसमें ये नजर आता। नहीं अजीजी, जो आपने तादाद बताई है कि 80% लोग देखते हैं, उसमें हमें भी देखते हैं। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। अल्लाह खैर करे, आज ज्यादा ही चेहरा दिखा रहा है गौरी। अच्छा, इंटरनेट, यू मीन इंटरनेट? जी, यू मीन इंटरनेट? हाँ जी, इंटरनेट। यार मुझे ये काम हुआ है। इंटरनेट जिसने अब हर घर में तूफान खड़ा किया हुआ है। आप ये हैरान हो गए सुन के, इसके बारे में सबसे यादगार पेशीन गोई इंटरनेट के मौजूदों में से एक रॉबर्ट मैटकाफ थे। अच्छा, उन्होंने की थी। अच्छा, उन्होंने सीधा ही कह दिया 1995 में उन्होंने एक मैगजीन में ये मजमून लिख दिया। वो इन्फोवर्ड मैगजीन था, उसमें उन्होंने मजमून लिख दिया कि मैं पेशीन गोई करता हूं कि इंटरनेट जल्द ही अपनी चमक दमक दिखाकर 1996 के अंदर अंदर ही मुंह के बल गिर जाएगा। देखो ना जरा, इतने बड़े लोग जो खुद मौजूदीन में, मौजूदों में पता नहीं क्या अब इसकी जमा होगी, किसी से पूछ के बताऊंगा। यार तुम क्यों अमेरिका चले गए थे पढ़ने? इधर कहीं टाली वाले स्कूले पढ़ते तो आज तुम हमारी उर्दू भी ठीक कराते, तुम्हें अंग्रेजी का स्यापा पड़ा होता है। देखो इतने बड़े लोगों ने किस तरह मायूसी का पहले इजहार किया, कैसी कैसी मायूस पेशीन गोइयां की। आओ कहते मुंह के बल गिर जाएगा। आज इंटरनेट मुंहजोर घोड़ा बना हुआ है। मुंहजोर घोड़ा बना हुआ है। यार इसकी उर्दू ठीक है। अच्छा, हंसी वाली बात ये है कि जोशो जज्बात में उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये अगर मेरी पेशीन कोई गलत निकली तो इंटरनेट के खात्मे के बारे में वो अपने अल्फाज वापस लेंगे या खा जाएंगे। ये उन्होंने तमस्खर उड़ाया होगा ना उस वक्त। देखो ना कितने कितने बड़े लोगों ने कैसे कैसे अजीब पेशीन गोइयां की हुई। अब ये अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं बड़े कागज पे इंटरनेट लिख के ना उसका शवारमा बना के तो उनको कौन लो जी खाओ। फिर एक और बड़े पॉपुलर और तगड़े साइंसदान क्लिफर्ड स्टोल ने अपनी किताब में ये पेशीन गोई कर दी थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कंप्यूटर नेटवर्क के फैलने से टेलीफोन डायरेक्टरियां, अखबारात, मैगजीन, वीडियो स्टोर गायब हो जाए। अब देखो ना, जितनी भी उसने चीजें कही थी वो सारी की सारी अगलियों ने फोन में डाल के फोन हिला के ते गाग नूं फड़ाते। और कंप्यूटर नेटवर्क फैला और ये सारी चीजें खा गया। हर शय ही खा गया जी, हर चीज उसमें चली गई है। आप देखे ना, पूरे टेबल खाली हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बड़ी अच्छी एक वीडियो मैंने देखी थी कि वो टेबल के ऊपर से ओड ओड के चीजें, दीवारों से कैलेंडर लथ के हर शय वो टेलीफोन में घुस रही है। इतना सा फोन है उसमें हर चीज। अब मैं हैरान होता हूँ कि टेलीफोन तो हौली हौली अय्यी बनता जाए। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको सुनाने लगा हूं कि ये जो मोबाइल फोन है ना जी, इसकी इजाद पर भी ये कहा गया था कि ये तो कभी भी तार वाले फोन की जगह नहीं ले सकता। और फिर वक्त के साथ साथ ये पेशीन गोई भी गलत साबित हो गई। और इसमें दिलचस्पी ये है कि 1981 में ये बात मोबाइल फोन का जो मौजूद था ना, मार्टिन कॉपर, उसने भी ये कही थी। हाँ, उसने कहा कि भाई जी ये नहीं हो सकता कि तार वाला फोन गायब हो जाए।
ये भी लगा रहेगा तो वो भी लगा रहेगा। अब आप देखें खून जो है वो कहीं कहीं नजर आता है, बल्कि किधरे नजर आ जाए तो बंदा कहता यार इनू तो सैडल करो। जिवें कोई गल करने वाले बंदा कहता नहीं ओपरे बंदे नू यार इनू तो साइड ते करो, उस तरह वो हो गया हुआ है। यानी अजीजी मोबाइल फोन इजाद करने वाले को ही अपनी इजाद पर भरोसा नहीं था। जी जी जी, मार्टिन कॉपर साहब इन्होंने 1973 में पहली मोबाइल फोन से कॉल की थी न्यूयॉर्क में। हाय 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 हाय, तो बेचारा हो रहे याद करके मायूस जिहा होवे कि यार कोई खरीद ले सही मेरे को, जिवें भैड़ा फलूदा बना के नहीं बंदा बैठा हुंदा पिंड च, अल्लाह को बेवकूफ जिहा गाहक भेज देवे सही। ਉਹ ਪਾਣਾ ਹਰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਉਹੀ, ਆਪ तो खैर ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਫਲੂਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਲੂਦਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰੀ ਫਲੂਦੇ ਖਾਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जो शख्स छोटी छोटी मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कभी भी बड़े काम नहीं कर सकता। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।